तो आज की चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है हर उस इंसान को परेशान करता है जिसने कभी कार खरीदने के बारे में सोचा है। हाँ। ये होता क्या है कि फैक्ट्री से निकली एक गाड़ी शोरूम तक पहुंचते पहुंचते और फिर हमारी पार्किंग में आते आते लगभग दोगुनी कीमत की हो जाती है। ये तो दुखती रग है ना। हर कोई EMI का हिसाब तो लगाता है, लेकिन उस हिसाब के पीछे का जो गणित है वो समझ से बाहर होता है। बिल्कुल। मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी सपनों की कार टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी। अब फैक्ट्री में मतलब जो उसकी लागत है वो करीब 31 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। अच्छा। लेकिन जब उनके पास फाइनल ऑन रोड बिल आया तो वो था करीब 57 लाख रुपए। 57 लाख? हाँ, मतलब 26 लाख रुपए ज्यादा। ये पैसा आखिर गया कहाँ? ये सबका सब कंपनी का मुनाफा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये जो 26 लाख रुपए है ना, ये एक बहुत ही कह सकते हैं एक जटिल सिस्टम की कहानी बताते हैं। और आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कार की कीमत में कौन कौन से टैक्स छिपे हैं, वो क्यों लगते हैं, और इतनी महंगी होने के बावजूद हम भारतीय छोटी कारों को छोड़कर बड़ी SUVs के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, पैसा जाता कहाँ है? अंकल के 57 लाख में से ये जो अतिरिक्त 26 लाख हैं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिला? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। गाड़ी की कीमत का लगभग 45 से 50% हिस्सा सीधे सीधे सरकार की जेब में जाता है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, टैक्स और शुल्कों के रूप में। 50%? मतलब अंकल की 57 लाख की फॉर्च्यूनर में से करीब 25-26 लाख रुपए तो सीधे सरकार के पास चले गए गाड़ी बनने के बाद। बिल्कुल। और ये सिर्फ फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों के साथ नहीं है, एक आम कॉम्पैक्ट SUV पर भी यही गणित लागू होता है। तो इसकी परतें क्या है? मतलब ये कैसे जुड़ता है सब? देखिए, इसकी कई परतें हैं। सबसे पहले तो सरकार कारों को एक लग्जरी आइटम मानती है, इसलिए उस पर सबसे ऊंचा स्लैब यानी 28% GST लगाती है। एक मिनट, 28% GST तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। आप कह रही हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल। इसके ऊपर भी कुछ लगता है? हाँ, यहीं से तो खेल और दिलचस्प होता है। फॉर्च्यूनर जैसी SUVs और बड़ी इंजन वाली गाड़ियों पर इस 28% GST के ऊपर 22% का एक और कंपनसेशन सेस लगता है। 22%? हाँ, तो सिर्फ ये दो टैक्स मिलाकर ही गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत का लगभग 50% हो जाता है। अच्छा, तो ये जो एक्स शोरूम कीमत हमें बताई जाती है उसमें ये सब पहले से जुड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल। फिर ऑन रोड कीमत में और क्या जुड़ता है? अब राज्य सरकार अपना हिस्सा लेती है। एक्स शोरूम कीमत के ऊपर रोड टैक्स लगता है, जो अलग अलग राज्यों में 10% से लेकर 20% तक हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टैक्स के ऊपर टैक्स है। मतलब GST और सेस जुड़ने के बाद जो कीमत बनी उस पर ये रोड टैक्स लगता है। मतलब मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचा उससे मैं कार खरीदने गया और उस पैसे पर फिर से 50% से ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ। एक तरह से तो यही है। इसके अलावा भी तो खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो सब भी है। इंश्योरेंस पर भी 18% GST है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, फास्टैग, और अगर गाड़ी 10 लाख से ऊपर की है तो 1% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी है। बाप रे। इन सब को जोड़ते जोड़ते एक 15.5 लाख की एक्स रूम SUV आराम से 18 से 20 लाख की ऑन रोड हो जाती है। अगर हम इसकी तुलना मान लीजिए दुनिया के किसी और हिस्से से करें, जैसे दुबई से, तो ये अंतर शायद और साफ दिखेगा। बेहतरीन उदाहरण है वही टोयोटा फॉर्च्यूनर जो आपके अंकल को 7.5 लाख की पड़ी, दुबई में करीब 26 से 33 लाख रुपए के बराबर में मिल जाती है। आधा? हाँ, लगभग आधा। वजह वहाँ सिर्फ 5% का वैट है, कोई 22% वाला सेस या 20% वाला रोड टैक्स नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसी मतलब क्रूर टैक्स सिस्टम के बीच से ही एक बहुत ही भारतीय जुगाड़ पैदा हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल। जिसे हम सब 4 मीटर नियम कहते हैं। ये क्या कहानी है? ये कहानी शुरू हुई 2006 में। सरकार चाहती थी कि शहरों में छोटी फ्यूल एफिशिएंट कारें ज्यादा बिके, लेकिन वो ऑटो इंडस्ट्री को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। और वो रास्ता था गाड़ियों की लंबाई नापने का। बिल्कुल। सरकार ने कहा अगर कोई गाड़ी लंबाई में 4 मीटर से छोटी है और उसका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी या डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है, तो उस पर लगने वाला जो सेस है वो बहुत कम हो जाएगा।
अच्छा, लेकिन जैसे ही गाड़ी 4001 मिलीमीटर की हुई या इंजन थोड़ा भी बड़ा हुआ, वो सीधे 45-50% वाले टैक्स ब्रैकेट में कूद जाएगी। ओ, तो इसीलिए इतनी सारी गाड़ियों के नाम के आगे कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट लिखा होता है। हाँ, और उनकी लंबाई हमेशा 3995 मिलीमीटर होती है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि टैक्स बचाने की इंजीनियरिंग है। हाँ, आपने पकड़ लिया। इस एक नियम ने कॉम्पैक्ट एसयूवी नाम की एक पूरी नई इंडस्ट्री बना दी। ये दिखने में बड़ी एसयूवी जैसी लगती हैं, हाँ, लगती तो है, पर कागज पर टैक्स बचाने के लिए ये छोटी कारें हैं। ये एक शुद्ध भारतीय जुगाड़ है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। सरकार ने ये नियम बनाया ताकि लोग छोटी कारें खरीदें, पर हो तो इसका ठीक उल्टा रहा है। बिल्कुल उल्टा। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5-6 सालों में एसयूवीज का मार्केट शेयर 50% के पार चला गया है, जबकि हैचबैक यानी छोटी कारों का शेयर गिरकर 25-28% रह गया है। सही। तो लोग ज्यादा टैक्स देकर बड़ी गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे हमारी सड़कों की हकीकत और हमारा बदलता हुआ मनोविज्ञान दोनों जिम्मेदार हैं। अच्छा, कैसे? पहला कारण तो बहुत सीधा है, हमारी सड़कें। आप एक शानदार हाईवे से उतरकर जैसे ही अपनी कॉलोनी में घुसते हैं, आपका सामना बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, गड्ढों और बारिश में जलभराव से होता है। बिल्कुल होता है। ऐसे में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अब स्टाइल नहीं, जरूरत बन गया है। सही बात है। मेरा एक दोस्त छोटी सेडान से कॉम्पैक्ट एसयूवी पर सिर्फ इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि उसकी गाड़ी का निचला हिस्सा हर दूसरे स्पीड ब्रेकर पर लगता था। यही कहानी हर दूसरे घर की है। और दूसरा कारण शायद सेफ्टी है। बिल्कुल। जब टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, तो अचानक से भारतीय खरीदार एयरबैग्स, बिल्ड क्वालिटी और क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के बारे में बात करने लगा। ये मैंने भी नोटिस किया है। अब लोग माइलेज से पहले अक्सर पूछते हैं सेफ्टी रेटिंग क्या है, और एक आम धारणा है कि बड़ी और भारी गाड़ी ज्यादा सुरक्षित होती है। और तीसरा कारण जो शायद सबसे बड़ा है, आकांक्षा, स्टेटस। हाँ, कार अब सिर्फ पॉइंट ए से बी तक जाने का साधन नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ये बताने का तरीका है कि मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है। ये आपके अंकल वाली कहानी पर वापस जाता है। उनके लिए वो फॉर्च्यूनर सिर्फ लोहा नहीं बल्कि 35 साल की मेहनत का एक प्रतीक थी। सही। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में एक कार की औसत कीमत 50% तक बढ़ गई है। लोग खुद महंगी गाड़ियां चुन रहे हैं। इसी मनोविज्ञान से जुड़ा एक और मजेदार ट्रेंड है सनरूफ। हाँ। भारत जैसा देश जहाँ ज्यादातर समय या तो चिलचिलाती धूप होती है या धूल या फिर मूसलाधार बारिश, यहाँ सनरूफ का व्यावहारिक इस्तेमाल तो लगभग शून्य है। सही है। फिर भी हर दूसरी नई गाड़ी में सनरूफ क्यों दिख रही है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी बदलती सोच को दिखाता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में सनरूफ वाली कारों का हिस्सा 7% से बढ़कर 25% से ज्यादा हो गया है। 25%? हाँ, लोग 50-60 हजार रुपए ज्यादा देकर सनरूफ वाला वेरिएंट खरीद रहे हैं। लेकिन क्यों? खिड़की से बाहर हाथ निकालना भी खतरनाक है, तो सिर निकालना तो दूर की बात है। क्योंकि असल में जब कोई 60 हजार रुपए ज्यादा देकर सनरूफ खरीदता है, तो वो मौसम का मजा लेने के लिए नहीं खरीद रहा है। तो फिर वो एक सिग्नल खरीद रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि उसने टॉप मॉडल लिया है, कि उसने कोई समझौता नहीं किया। भारत की धूल और गर्मी में सनरूफ एक फीचर नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। अच्छा, हमने खरीदार का पक्ष तो समझ लिया, लेकिन अब सरकार के नजरिए से भी सोचते हैं। इतने ज्यादा टैक्स लगाने के पीछे उनका क्या तर्क है? सिर्फ राजस्व कमाना ही मकसद है या कुछ और भी? देखिए, सरकार के पास भी कुछ मजबूत तर्क है। पहला, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, 6.2 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा। इन सड़कों को बनाने और इनके रखरखाव के लिए पैसा चाहिए, जो रोड टैक्स वगैरह से आता है। और शहरों में बढ़ते ट्रैफिक का भी दबाव होगा। हाँ, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहर पहले से ही ट्रैफिक जाम में डूबे हुए हैं। एक तर्क ये है कि कार खरीदना महंगा बनाने से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और प्रदूषण पर नियंत्रण तो एक बड़ा कारण है ही। ये सब बातें कागज पर तो सही लगती हैं, लेकिन असलियत क्या है? गारंटीड भारी राजस्व मिलता है। 2022-23 में सरकार ने इस सेक्टर से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। 1.5 लाख करोड़? हाँ, अर्थशास्त्र की भाषा में कार की मांग इनइलास्टिक है। कीमत कितनी भी बढ़ जाए, लोग खरीदना बंद नहीं करते। सही। शायद लोन की अवधि 5 साल से 7 साल कर लेंगे, या टॉप मॉडल की जगह सेकंड टॉप ले लेंगे।
पर लेंगे जरूर। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और वापस उन अंकल की कहानी पर आते हैं। जब उन्होंने 57 लाख रुपए चुकाए और अपनी फॉर्च्यूनर घर लाए तो उनके लिए वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो उनकी 30-35 साल की मेहनत का फल थी, उनकी पहचान थी। वो भावना कि अब मेरे पास भी वो गाड़ी है जो मैं बरसों से सिर्फ दूसरों के घर के सामने खड़ी देखता था। शायद यही वो एहसास है जिसके लिए भारतीय इतने भारी टैक्स और EMI का बोझ उठाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कागज पर ये सिर्फ 4 पहियों वाली एक मशीन है, लेकिन दिल में ये एक सपना है, एक उपलब्धि है। बिल्कुल, और उस कीमत को कोई टैक्स स्लैब माप नहीं सकता। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो सरकार कुछ रास्ते तो दिखा रही है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST सिर्फ 5% है ताकि लोग उस तरफ जाएं। शहरों में मेट्रो का जाल बिछ रहा है। लेकिन सच यही है कि एक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पहली कार और खास तौर पर पहली बड़ी SUV आज भी एक लाइफ माइलस्टोन है। और भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने की राह पर है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग कार खरीदेंगे या नहीं, सवाल ये है कि इस रफ्तार को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा पर्यावरण कैसे झेलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस बातचीत को हम एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत में कार एक जरूरत से ज्यादा एक आकांक्षा और पहचान का प्रतीक बनती जा रही है, ये हमारे देश के बदलते सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के बारे में क्या कहता है? और जब हम ज्यादा कारों के लिए ज्यादा सड़कें बना रहे हैं, तो क्या हम सच में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं या बस एक ज्यादा बड़े और व्यवस्थित ट्रैफिक जाम की तैयारी कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।